नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय नंबर 6 की तरफ, जिसका नाम है ब्रिटिश साम्राज्य एवं स्वतंत्र चेतना। इस पूरी की पूरी अध्याय में हम ये समझने की कोशिश करेंगे सब जैसे ही अंग्रेज आए तो भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा और जो शोषण उन्होंने किया उसके खिलाफ भारतीयों ने एक राष्ट्रीय आंदोलन किस प्रकार से चलाया। पिछले वाले पार्ट के अंदर हमने 1919 तक की इंपॉर्टेंट घटनाएं देखी थी। आज वाले पार्ट यानी भाग नंबर 4 के अंदर हम देखेंगे कि 1919 से लेकर 1947 तक का समय जो था वो क्या था, उस दौरान कौन कौन सी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई, इन सभी बिंदुओं के ऊपर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब 1919 से 1947 तक। तो इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट तक हम समझ लेते हैं क्या क्या घटनाएं हुई। देखो, अगर मैं बात करता हूं सब 1885 से और 1915 तक, या फिर स्पेसिफिकली और अगर मैं कहूं तो 1919 तक, हमें यहां पर स्थिति देखने को मिलती है कि 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना हुई और कांग्रेस की स्थापना के बाद ही अब पूर्णतः हमें देखने को मिल रहा था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। शुरुआत में कांग्रेस के अंदर हमें उदारवादी नेताओं का जो एक धड़ा है उसका वर्चस्व देखने को मिलता है और वो अंग्रेजों से ये चाहते थे कि सब अंग्रेज कुछ ऐसे सुधारवादी कानून लाए जहां पर स्थिति ठीक ठाक हो। इसी वजह से उस युग को हमने सुधारवादी युग कहा था। धीरे धीरे स्थिति के अंदर परिवर्तन आता है और हम देखते हैं कि अब कांग्रेस के अंदर एक और नया धड़ा बन रहा था जो कि पूर्णतः ये चाहता था कि इस आंदोलन को और ज्यादा उग्र होना चाहिए। अंग्रेज जो है वो लातों के भूत है, वो बातों से नहीं मानेंगे। यानी वो जो धड़ा था वो उग्रवादी धड़ा था, वो अपने आप में धीरे धीरे ताकतवर में आ रहा था। 1905 का स्वदेशी आंदोलन हुआ। 1907 के आते आते हमें स्थिति देखने को मिलती है कांग्रेस दो धड़ों के अंदर पूर्णतः बट जाती है। अब स्थिति और ज्यादा भयानक हो गई थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का जो दमन चक्र था वो पूर्णतः बढ़ता जा रहा था। और इतने में ही हमें देखने को मिलता है कि 1915 के अंदर एक भारतीय की एंट्री हो जाती है। ये भारतीय कौन था साहब? ये एक ऐसा भारतीय था जिसने विदेशों के अंदर भी अपना बड़ा नाम रख लिया था। यानी मैं कहूंगा सब एक ऐसा भारतीय था जो पूर्णतः अपने आप में एक बड़ा नेता बन चुका था विदेश के अंदर। उसकी चर्चा भारत के अंदर भी पूर्णतः होती थी। और ये जो नया नेता था इसको सामान्य तौर पर सारे लोग नहीं जानते थे, लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जो विदेशी घटनाओं के ऊपर निगरानी रखता था, उसको इसका नाम पूर्णतः पता था। यानी भारतीय नेता कौन था? ये थे हमारे बापू महात्मा गांधी। हमें देखने को मिलता है कि 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है वो भारत आते हैं और भारत आने के बाद ही वो कांग्रेस के साथ अपना रिश्ता जो है वो पूर्णतः स्थापित कर लेते हैं। धीरे धीरे स्थिति हमें देखने को मिलती है कि महात्मा गांधी कुछ क्षेत्रीय आंदोलन चलाते हैं, जैसे कि 1917 से लेकर और 1918 तक वो ऐसे क्षेत्रीय आंदोलन चलाते हैं जैसे कि चंपारण सत्याग्रह, जैसे कि खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। इस तरीके की जो सामान्य तौर पर क्षेत्रीय समस्याएं थी उनके खिलाफ वो पूर्णतः लड़ते हैं, चाहे वो मजदूरों की समस्याएं हो, चाहे वो किसानों की समस्याएं हो। और अब गांधी जी जो है वो क्षेत्रीय तौर पर एक बड़े ताकतवर नेता के तौर पर उभर रहे थे। स्थिति अब परिवर्तन में आई जब 1919 की एक बड़ी घटना हो जाती है। देखते हैं साहब 1919 के अंदर क्या हुआ, कौन कौन से ऐसे बिंदु थे, क्या उसके कारण थे, सभी के ऊपर विस्तृत चर्चा करते हैं। 1919 के अंदर जो पहली घटना हम देखेंगे वो है साहब असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब ये असहयोग आंदोलन हुआ क्यों और अंग्रेजों से असहयोग करने की यहाँ पर बात क्यों की जा रही थी, उसके लिए हम देख लेते हैं साहब के क्या क्या कारण थे। पहला कारण था साहब रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट एक्ट क्या था? ये एक ऐसा कानून था जिसे काले कानून के नाम से भी जानते थे। इस कानून के अंतर्गत हमें देखने को मिलता था कि साहब बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील वाला कानून। अब इस कानून के अंतर्गत ये था कि किसी भी भारतीय को डायरेक्ट जो है वो जेल में डाल दिया जाएगा और अब हमें देखने को मिलेगा कि उसके अंदर उसको अदालत के अंदर भी पेश नहीं किया जाएगा। 2 साल तक जो है उसको किसी भी तरीके से कैद में डाल दिया जाएगा। अब ये तो अपने आप में काला कानून है। रॉलेट नाम ऐसे पड़ा कि जो अध्यक्षता जिस कानून को बना रही थी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे सर सिडनी रॉलेट। इस वजह से इस कानून का नाम पड़ गया साहब रॉलेट कानून। तो ये जो रॉलेट एक्ट था वो अपने आप में सबसे बड़ा कारण था जिससे लोगों को अंग्रेजों के प्रति जो है वो एक विरोध की भावना पूर्णतः बढ़ रही थी और उसी विरोध की भावना का महात्मा गांधी ने इस्तेमाल करके और असहयोग जैसे बड़े आंदोलन को पूर्णतः जन्म दिया। तो पहला कारण था। दूसरा हमें देखने को मिलती है साहब जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब ये कैसे? रॉलेट एक्ट जो था वो पूरे के पूरे भारत के अंदर लागू हो जाते हैं। स्थिति ये हो जाती है कि सब पंजाब के दो बड़े लीडर सैफुद्दीन और सत्यपाल किचलू, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, उन दोनों को जो है वो अरेस्ट कर लिया जाता है इसी रॉलेट एक्ट के अंतर्गत।
अब पंजाब के अंदर स्थिति थोड़ी सी लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाता है। इतने में हम देखते हैं कि बैसाखी का दिन था, जलियांवाला बाग नाम की जगह जो कि अमृतसर के अंदर है, वहां पर काफी सारे लोग जो है वो इकट्ठा हो रखे थे। इकट्ठा होकर वो अपना बैसाखी का मेला एंजॉय करने आए थे, लेकिन कुछ लोग जो है वहां पर विरोध कर रहे थे इस रॉलेट एक्ट का, और उनके जो दो नेता थे सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जी, उनका जो उनको अरेस्ट किया गया उसके खिलाफ जो है वो पूर्णतः विरोध कर रहे थे। अब स्थिति हमें देखने को मिलती है कि जनरल डायर वहां पर आता है और निर्मम तरीके से, बिल्कुल नृशंस तरीके से वहां पर एक हत्याकांड हो जाता है। पुलिस जो है पूर्णतः, पुलिस आर्मी के जो जवान थे वो पूर्णतः गोलियों से छलनी कर देते हैं वहां पर जितने भी लोग आए, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे माताएं हो, चाहे बहनें हो, चाहे बच्चे हो, सबको। और इस हत्याकांड को हम जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से। ये कब हुआ साहब? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अब 13 अप्रैल 1919 को ये बड़ी घटना हुई। इस घटना की वजह से हमें देखने को मिलता है कि लोगों के अंदर एक रोष बढ़ता जा रहा था और वो एक आंदोलन की राह देख रहे थे, और वो आंदोलन बनता है सब असहयोग आंदोलन। तो दूसरा कारण बन गया जलियांवाला बाग आंदोलन। तीसरा कारण है सब खिलाफत आंदोलन। अब खिलाफत आंदोलन को ध्यान से समझो और कॉन्सेप्ट के तौर पर देखो। आपको याद रखना चाहिए कि सब प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? सब 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध जो है वो पूर्णतः हुआ था। अब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हम स्थिति क्या देखते हैं कि सब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज जो है वो पूर्णतः जीत जाते हैं, और तुर्की का जो ओटोमन साम्राज्य, तुर्की जो था वो अपने आप में पूर्णतः कमजोर पड़ जाता है। अब जो युद्ध जीते हैं वो अपनी ताकत भी स्थापित करेंगे, तो ब्रिटेन जो था वो तुर्की को पूर्णतः कमजोर कर देता है, खलीफा के पद को पूर्णतः समाप्त कर देता है, तुर्की का विखंडन कर देता है। इस वजह से पूरी की पूरे जो मुस्लिम वर्ल्ड है, जो मुसलमान थे पूरी की पूरी दुनिया के अंदर, उनके लिए, उनके मन में अंग्रेजों के प्रति विरोध चल रहा था पूरी की पूरी दुनिया के अंदर। भारत के अंदर भी विरोध पूर्णतः जन्मता है और एक आंदोलन जन्म लेता है, खिलाफत आंदोलन। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे दो भाई जिन्हें हम अली बंधु के नाम से भी जानते हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली। तो इन्होंने साहब खिलाफत आंदोलन चलाया। अब खिलाफत आंदोलन से मुसलमान वर्ग जो था वो पूर्णतः जुड़ चुका था, मुसलमान भाई बहन जो है वो पूर्णतः जुड़ चुके थे, और असहयोग आंदोलन के ये सारे के सारे कारण थे। तो महात्मा गांधी ने बोला कि खिलाफत आंदोलन 100 सालों में आने वाला एक ऐसा मौका है जिससे हिंदू मुस्लिम भाईचारे को पूर्णतः आगे बढ़ाया जा सकता है। जब हम दोनों का दुश्मन एक है तो क्यों ना साथ में हो जाए। इस वजह से हमने देखने को मिलता है कि साहब खिलाफत आंदोलन भी एक पूर्णतः कारण बढ़ता है। अब एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते हैं और पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। पहला साहब रॉलेट एक्ट क्या हुआ? 1919 के अंदर न्यायाधीश रॉलेट, इनका पूरा नाम था जस्टिस सिडनी रॉलेट, सिडनी रॉलेट, इनकी अध्यक्षता के अंदर क्रांतिकारियों को कुचलने के उद्देश्य से एक समिति बनाई गई थी। इस समिति ने एक अधिनियम पारित किया जिसे हम रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। अब ये जो रॉलेट ये जो रॉलेट था अपने आप में काले कानून के नाम से भी जाना जाता है, काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। और मैंने आपको ये बात पूर्णतः बताई थी कि साहब ये जो काला कानून है, ये जो रॉलेट एक्ट है, इसकी समस्या क्या थी? बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून। इसके अंतर्गत जो है वो किसी भी व्यक्ति को राजद्रोह के संदेह के आधार पर बिना मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश किए जेल में डाल दिया जा सकता है, 2 वर्षों तक जो है वो जेल के अंदर डाल दिया जा सकता है। तो सोचो भैया, इससे तो स्वतंत्रता ही पूर्णतः खत्म हो गई। अंग्रेज जो समानता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, उन्होंने तो पूर्णतः स्वतंत्रता को ही खत्म कर दिया। तो इस वजह से इसको काला कानून कहा गया। और साथ साथ में आपको याद रखना, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून जो है वो पूर्णतः लाया गया। ये कारण है असहयोग आंदोलन का, लेकिन महात्मा गांधी इसी के लिए एक रॉलेट सत्याग्रह भी चलाते। ये भी पूर्णतः थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि महात्मा गांधी का पहला राष्ट्रीय आंदोलन जो था वो ये रॉलेट सत्याग्रह था। हालांकि क्योंकि जलियांवाला बाग वाली घटना हो गई थी और इस अंग्रेजों का दमन चक्र जो था वो पूर्णतः बढ़ गया, तो ये आंदोलन सिर्फ शहरों तक ही सीमित रहा, लेकिन ये अपने आप में पहला प्रयास था जो कि एक बड़ा आंदोलन बन सकता था। अब दूसरा कारण साहब क्या होगा असहयोग आंदोलन का? तो वो होगा साहब जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या घटना हुई? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग के अंदर एक सभा आयोजित की गई थी। सभा के अंदर लगभग 20,000 लोग थे। अब इन सभा के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो मैक्सिमम लोग जो थे वो तो अपने आप में वैसाखी का मेला, वैसाखी का जो मेला था, वैसाखी का जो मेला था वो बढ़िया तौर पर एंजॉय करने आए थे, अपने वैसाखी के मेले में घूमने आए थे। कुछ लोग जो थे वो अपने आप में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की रिहाई की बात कर रहे थे। कुछ लोग जो हैं वो सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की रिहाई की जो है वो वहां पर बात कर रहे थे। स्थिति क्या देखने को मिली? सभा शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी। उसी समय जनरल ओ डायर अपने गुरखा और अंग्रेज सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। उसने निहत्थे लोगों के ऊपर जो है वो गोलियां बरसाने का आदेश दे दिया।
गोलियां तब तक चलती रही जब तक कि समाप्त नहीं हो गई। इतिहास में इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें 1500 से 2000 लोग तक शहीद हुए, या मैं कहूंगा साहब कि कुछ इतिहासकार 1100 से 1200 रहते हैं, लेकिन ये आंकड़ा अपने आप में बहुत ज्यादा है। अब जब इस पूरी की पूरी घटना के लिए अंग्रेजों ने एक आयोग बिठाया कि साहब ये घटना हुई क्यों, उस आयोग का नाम पड़ा हंटर आयोग। हंटर आयोग। और हंटर आयोग ने इस पूरी की पूरी घटना के अंदर कहा कि साहब इसके अंदर कुछ सैकड़ों लोग ही यहाँ पर जो है उनकी मौत हुई। और जलियांवाला बाग इतनी बड़ा घटनाकांड थी, हमें लगा कि साहब जनरल ओ डायर को तो पूर्णतः कोई बड़ी सजा दी जाएगी, लेकिन जनरल ओ डायर को भी पूर्णतः ऐसे ही छोड़ दिया गया। और हद तो तब हो गई जब जनरल ओ डायर लंदन जाता है, इंग्लैंड जाता है, और तब वहां पर उसको एक अखबार जिसका नाम था मॉर्निंग पोस्ट, उसके लिए पैसे इकट्ठा करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, और उसको ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहते हैं। तो सोचो भैया, अंग्रेजों का असली चेहरा जो है इस जलियांवाला बाग हत्याकांड से हो गया था। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कारण बना किसके लिए, तो साहब हमारे असहयोग आंदोलन। तीसरा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है साहब खिलाफत आंदोलन। तीसरा कारण क्या हुआ भैया, स्थिति देखो। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज ने भारतीय मुसलमानों को यह आश्वासन दिया था कि तुर्की के शासन के साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं हुआ था। अब इस बात को ध्यान से देखो, हमें देखने को मिलता है कि प्रथम विश्व युद्ध के अंदर ब्रिटेन वाली जो ताकत थी वो विजयी हुई थी, और तुर्की का जो ओटोमन साम्राज्य था, तुर्की का जो ओटोमन साम्राज्य था, तुर्की का जो ओटोमन साम्राज्य था, वो अपने आप में पूर्णतः यहां पर कमजोर हो गया था। अब ब्रिटेन ने तुर्की के ओटोमन साम्राज्य को खत्म करने के लिए दो काम बड़े किए। एक तो खलीफा का जो पद था उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया, वो अपने आप में ताकत पूर्णतः खत्म कर दी, और तुर्की का यहां पर पूर्णतः विखंडन कर दिया। अब इससे स्थिति क्या हुई, सब खलीफा का जो पद था वो आम मुसलमानों के लिए एक बड़ा धार्मिक पद था। धार्मिक पद, रिलीजियस इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा, धार्मिक पद। इस वजह से सारे के सारे दुनिया के जो मुसलमान थे वो साथ में मिले और उन्होंने एक आंदोलन चलाया। इस आधार पर मुसलमानों ने प्रथम विश्व युद्ध के अंदर अंग्रेजों का सहयोग दिया, लेकिन युद्ध के बाद ऐसा नहीं हुआ। अतः मुसलमानों ने ब्रिटिश सरकार के विरोध किया, जिसे खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। खिलाफत आंदोलन के अंदर हमें दो भाइयों का नाम यहाँ पर याद रखना है, एक तो मोहम्मद अली और एक साथ साथ में शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्हें हम जानते हैं सब अली बंधुओं के नाम से। महात्मा गांधी भी इन खिलाफत आंदोलन के अंदर पूर्णतः जुड़ गए। कांग्रेस का एक धड़ा था, वो ये चाह रहा था कि भाई खिलाफत आंदोलन अपने आप में एक धार्मिक आंदोलन, तो उसके साथ नहीं जुड़ना चाहिए, लेकिन महात्मा गांधी इस बात पे पूर्णतः श्योर थे। उन्होंने कहा था कि साहब ये 100 साल में आने वाला एक स्वर्णिम अवसर है। क्या है भैया, एक स्वर्णिम अवसर है जिससे हिंदू और मुसलमान दो भाई जो है वो वापस से पूर्णतः एक हो सकते हैं। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति करने की बहुत कोशिश करी, हम पर इसके ऊपर पानी फेर सकते हैं अगर हम खिलाफत आंदोलन के अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों साथ में पूर्णतः आ जाएंगे। खिलाफत आंदोलन बड़ा चलता है। बाद में हमें देखने को मिलता है कि क्योंकि तुर्की के अंदर राजनीतिक तौर पर जो है अब एक बदलाव आ गया था, इस वजह से खिलाफत आंदोलन का औचित्य नहीं रहा था, तो हमें खिलाफत आंदोलन खत्म हो जाता है। लेकिन जो खिलाफत आंदोलन था वो अपने आप में पूर्णतः असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ जाता है, यानी तीसरा बड़ा कारण था असहयोग आंदोलन। अब क्या देखने को हमें मिलेगा साहब, हमें ये देखने को मिलेगा कि साहब 1920 से और 1922 तक ये असहयोग आंदोलन जो था वो बड़े स्तर के ऊपर जो है वो फलता फूलता है। इस आंदोलन के दौरान हमें देखने को मिलता है कि सभी वर्गों का बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान था, सभी वर्गों का इंपॉर्टेंट योगदान था। भाई कैसे, बच्चों को यह कहा जाता है कि भैया आप जो है अपने स्कूल को पूर्णतः छोड़ दो। जो छात्र थे, यंगस्टर्स थे, जो छात्र थे, उनको कहा जाता है कि साहब अपने कॉलेज जो है वो पूर्णतः छोड़ दो। स्थिति हमें देखने को मिलती है जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, यानी कि जो नौकरी कर रहे थे, सरकारी नौकरी करने वाले लोग थे, उनको कहा जाता है कि भैया आप पूर्णतः अपनी नौकरी छोड़ दो। नौकरी छोड़ दोगे तो अंग्रेजों की पूर्णतः पीठ जो है वो टूट जाएगी। यहाँ साथ साथ में कहा जाता है कि भैया जितने भी लोग हैं वो अपने आप में पूर्णतः बहिष्कार कर दो। किसका बहिष्कार, किसका कर दो, तो सब अंग्रेजी जो सामान है उसका पूर्णतः बहिष्कार कर दो। यानी कहने की ये बात हो रही है कि अंग्रेजों का पूर्णतः असहयोग कर दो, असहयोग कर दो। अब स्थिति अपने आप में चलती रहती है, असहयोग आंदोलन बड़े स्तर के ऊपर फलता फूलता है, लेकिन स्थिति थोड़ी सी यहाँ पर नकारात्मक हो जाती है। कब, जब 1922 की एक बड़ी घटना हो जाती है। 1922 के अंदर क्या हुआ, 1922 के अंदर हमें देखने को मिलता है कि चौरी चौरा नाम की एक जगह थी। यहाँ पर साहब चौरी चौरा नाम की एक जगह थी। चौरी चौरा के अंदर एक गुस्साई भीड़ ने पुलिस वालों को जो है वो पूर्णतः जला दिया। अब एक जुलूस वहां पर चल रहा था और पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया, तो इस वजह से भीड़ जो था वो बहुत ज्यादा उग्र हो गई।
उग्र भीड़ ने वहां पर पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें काफी सारे पुलिस वालों की मृत्यु हो गई, शहीद हो गए। अब स्थिति ये देखने को मिलती है साहब, वो पुलिस वाले कौन थे, वो भी अपने ही थे, वो भी भारतीय थे, नौकरी अंग्रेजों की कर रहे थे। इस वजह से महात्मा गांधी बोलते हैं कि साहब आंदोलन किसकी बात हुई थी, अहिंसक की। आंदोलन कैसा हो गया, हिंसक हो गया, तो इस वजह से हमें असहयोग आंदोलन पूर्णतः खत्म करना पड़ेगा। और इस चौरी चौरा की घटना हमें देखने को मिलती है कि असहयोग आंदोलन को पूर्णतः यहाँ पर खत्म कर देती है। बारडोली के अंदर एक मीटिंग के दौरान महात्मा गांधी इस आंदोलन को वापस से पूर्णतः ले लेते हैं। चलो, तो यहां तक अपन ने 1922 तक की घटना देखी। 1922 के बाद महात्मा गांधी कहते हैं कि साहब अभी जितने भी लोग हैं उनको सत्याग्रही और ढंग से बनना पड़ेगा, उनको और ढंग से अहिंसा का पाठ जो है वो पढ़ना पड़ेगा। स्थिति अपने आप में धीरे धीरे बढ़ती रहती है। फिर एक इंपॉर्टेंट घटना हो जाती है और वो थी साहब साइमन कमीशन। देखते हैं साहब साइमन कमीशन के अंदर क्या हुआ। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के यह प्रावधान था कि प्रति 10 वर्ष में भारत में उत्तरदायी सरकार की जांच हेतु एक आयोग बनाया जाएगा। देखो अंग्रेज क्या करते थे, 1909 के अंदर एक कानून लेकर आए, फिर 1919 के अंदर एक कानून लेकर आए। अब साथ 10 साल जो है होने वाले थे, यानी कि 1929 जो था वो आने वाला था। इस वजह से अंग्रेजों को लगा कि साहब क्यों ना हम एक आयोग का यहां पर गठन करें जो कि 1919 का जो अधिनियम है उसके अंदर जो खामियां हैं उनको बिल्कुल ठीक करे और वापस से भारत के अंदर जो संवैधानिक तौर पर बदलाव करने हैं, भारत में राजनीतिक तौर पर जो परिवर्तन करने हैं, उनकी जो है वो यहां पर बात रखे। तो इस वजह से समय आ गया था साहब 1927-28 का। तो अंग्रेज जो थे वो एक आयोग का गठन करते हैं, जिस आयोग का नाम था साहब साइमन कमीशन। 3 फरवरी 1928 को सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक आयोग एक आयोग जो था वो भारत आया। इसमें से एक भी भारतीय नहीं होने के कारण यहां पर देशव्यापी विरोध हुआ और साइमन गो बैक यानी साइमन वापस जाओ के यहां पर नारे लग गए। अब स्थिति क्या हुई, आयोग का गठन किया गया साहब, क्या संवैधानिक ढांचा बनाने के लिए, राजनीतिक परिवर्तन करने के लिए। लेकिन आयोग बनाया किसके लिए, भारत के लिए। उसके अंदर एक भी भारतीय नहीं। तो सोचो भैया स्थिति कैसी हो गई थी, जहां पर एक भी भारतीय नहीं है तो फिर उस आयोग का मतलब क्या है। जैसी बात ये भारतीयों को पता लगती है और साइमन आयोग जो था वो जहां जहां पर भी जा रहा था उनका पूर्णतः विरोध हो रहा था। साइमन गो बैक के नारों से पूरा पूरा भारत जो था वो अपने आप में गूंज उठा था। हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसी प्रकार का विद्रोह में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई, वे शहीद हो गए। कैसे, क्योंकि पंजाब के अंदर लाला लाजपत राय ने यहाँ पर पूर्णतः मोर्चा संभाल रखा था, जिसमें हमें देखने को मिलता है पंजाब के जो यूथ था वो अपने आप में पूर्णतः जुड़ा हुआ था। साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे, इतने में पुलिस लाठीचार्ज करती है और उसमें लाला लाजपत राय की शहीद हो जाते, उनकी मृत्यु हो जाती। अब घटना कब तक आ गई साहब, 1928 तक। देखो इन सारे के सारे पॉइंट को अपन जोड़ते रहते हैं। क्या हुआ साहब, 1928 तक के साइमन कमीशन की घटना आ गई। अब अंग्रेजों ने क्या कहा, अंग्रेजों ने ये कहा कि भैया चलो साइमन आयोग तुम्हें पसंद नहीं आया, अगर तुम लोगों में दम है तो तुम अपना एक संवैधानिक ढांचा जो है वो पूर्णतः बनाकर बताओ। देखो इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान समझना। 1928 तक साइमन कमीशन समझ गए, ठीक है। तो अंग्रेजों ने कहा कि भैया अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा संविधान बने तो तुम अपने आप का संवैधानिक एक ढांचा बना दो, पर तुम बना ही नहीं सकते क्योंकि तुम तो आपस में बटे हुए हो। भारतीयों ने इस बात को चैलेंज के तौर पर लिया। इस वजह से भारतीयों ने एक आयोग, खुद के आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था नेहरू आयोग। डन, नेहरू आयोग। नेहरू कौन से साहब, जवाहरलाल नेहरू जी नहीं, उनके पिताजी मोतीलाल जी नेहरू। तो नेहरू आयोग का यहां पर गठन किया जाता है और संवैधानिक तौर पर क्या बदलाव चाहते हैं उनको लेकर यहां पर एक रूपरेखा बनाई जाती है। इस रिपोर्ट को कहते हैं साहब नेहरू रिपोर्ट। क्या कहते हैं भैया, नेहरू रिपोर्ट। अब भारतीय कहते हैं कि भैया नेहरू रिपोर्ट जो है वो हमने ला दी है तो जल्दी से इसको लागू कर दो। अंग्रेज बोलते हैं कि भैया हम तो लागू नहीं करेंगे। तो भारतीयों को लगता है हमारे साथ एक और धोखा कर दिया। भारतीय उनको एक अल्टीमेटम कहते हैं, वो कहते हैं कि साहब 31 दिसंबर 1929 तक अगर आपने ये नेहरू रिपोर्ट हमारी पूरी तरीके से लागू नहीं की तो हम फिर एक तगड़ा आंदोलन चलाएंगे। ये बात कह देते हैं। अब 31 दिसंबर का दिन आ गया, भारत, अंग्रेजों ने भारत नहीं मानी तो उस समय की जो कांग्रेस थी उसने एक अधिवेशन किया। कहां पर अधिवेशन किया, तो बेटा लाहौर के अंदर एक अधिवेशन किया। अब आपने लाहौर के अधिवेशन का नाम सुना ही होगा, बिल्कुल। लाहौर के अंदर एक अधिवेशन किया जिसकी अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू। तो देखो बड़ी घटना तो ये हो रही है, एक तो जो जवान पीढ़ी है वो कांग्रेस का नेतृत्व कर रही है, एक बात तो ये। दूसरी, इसी अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज दिवस की यहां पर घोषणा की जाती है और यह बताया जाता है कि सब अगले साल यानी 26 जनवरी को, कितनी तारीख को सब, अगले साल यानी 26 जनवरी, साल कौन सा हो जाएगा 1929 के अगले साल 1930 को हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे भैया, हम पूर्ण स्वराज दिवस जो है वो मनाएंगे। और ये जो पूर्ण स्वराज दिवस होगा वो अपने आप में हमारे लिए अंग्रेजों के अस्तित्व खत्म करने वाली बात होगी। पूर्ण स्वराज दिवस मना लेते हैं। अब भी अंग्रेजों के कानों पे नहीं जू रेंग रही तो हम देखने को मिलता है कि महात्मा गांधी 11 मांगे वहां पर रख देते हैं।
अंग्रेजों के सामने कि साहब अगर 11 मांगे आप मान लो, नहीं मानोगे तो फिर हम एक और राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे जैसे हमने असहयोग का किया था। अंग्रेज उन मांगों को भी नहीं मानते और फिर एक नया आंदोलन शुरू हो जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो चलिए इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को ढंग से समझते हैं। अंग्रेज सरकार ने नमक के ऊपर कर लगा रखा था। इसका संपूर्ण भारत के अंदर विरोध हुआ। गांधी जी ने स्वयं नमक कानून तोड़ने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। अंग्रेजों ने नमक कर लगा रखा था और महात्मा गांधी चाहते थे कि भाई जो मैंने 11 मांगे रखी है, उन 11 मांगों में से कोई एक मांग को लेकर जो है वो इंपॉर्टेंट तौर पे सत्याग्रह या आंदोलन शुरू किया जाए। तो महात्मा गांधी खुद नमक कानून तोड़ने के लिए सत्याग्रह चालू करते हैं और उस सत्याग्रह का नाम चलता है नमक सत्याग्रह। आपने दांडी मार्च का नाम सुना होगा, उसी की बात कर रहा हूं। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी अपने समर्थकों के साथ दांडी पहुंचे और नमक कानून का यहां पर उल्लंघन किया। इस बात को ध्यान से देखो, ये देखो गुजरात का मैप लग रहा है, यहां पर तो है साहब साबरमती, साबरमती से वे दांडी पहुंचते हैं। दांडी एक इंपॉर्टेंट तौर पे एक जिला है, दांडी एक गांव है, एक कोस्टल टाउन है, जिला पड़ता है नवसारी जिला गुजरात। वहां पर वो पहुंचते हैं अपने अनुयायियों के साथ और वहां पर जाकर नमक कानून को पूर्णतः तोड़ देते हैं। तो सब नमक सत्याग्रह शानदार तौर पर चलता है। बड़ी बात ये होती है कि एक विदेशी जो मीडिया थी वो भी अपने आप में यहाँ पर नजरें बिठाए बैठी थी। अमेरिकी मीडिया ने बड़े स्तर के ऊपर गांधी जी को पॉपुलराइज किया और लोगों को ये समझ में आया कि अंग्रेज जो है कितना बड़ा शोषण कर रहे हैं। अब 1930 के बाद स्थिति बहुत ज्यादा परिवर्तित होती जा रही है। तो क्या हुआ, इस बात को देखो साहब। 1930 के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि साहब महात्मा गांधी जो है वो बड़े स्तर पर इस आंदोलन को कर रहे थे। अंग्रेज इस बात से डर रहे थे, तो अंग्रेजों ने उसी समय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि साहब क्यों ना भारतीयों को और हम आपस में मिलकर जो है बात कर लें जिससे ऐसे आंदोलन नहीं हो। और वो लंदन के अंदर गोल मेज सम्मेलन करते हैं, गोल मेज सम्मेलन करते हैं, गोल मेज सम्मेलन करते हैं। तो जो पहला सम्मेलन था उसमें तो महात्मा गांधी पूर्णतः जाते नहीं है क्योंकि आंदोलन बढ़िया तौर पर चल रहा था। अंग्रेज दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंदर जो है महात्मा गांधी को बुलाते हैं। महात्मा गांधी लंदन जाते हैं, पर उस वार्ता का पूर्णतः कोई सफल फैसला नहीं निकल पाता क्योंकि अंग्रेज फूट डालो की राज करो की नीति करते हुए अब दलितों को भी भारतीय समाज से अलग करना चाहते थे। वे पृथक निर्वाचन की प्रणाली यहां पर लेकर आने वाले थे। स्थिति हुई, महात्मा गांधी बड़े नाराज हो जाते हैं। देसी रियासतों का भी बड़ा मुद्दा उठ रहा था। इस वजह से दूसरी गोलमेज सम्मेलन भी पूर्णतः असफल रहता है। फिर साहब तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, लेकिन तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भी पूर्णतः कांग्रेस बहिष्कार करती है, तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी पूर्णतः असफल हो जाता है। अब स्थिति थी कि अंग्रेजों ने भारतीयों को पूर्णतः दबाव डालने के लिए, उनको कमजोर करने के लिए समाज का विघटन कर दिया था। यानी फूट डालो और राज करो की नीति पहले मुसलमानों के ऊपर लगाई, अब दलितों के ऊपर भी पूर्णतः लगा रहे थे। भारतीय समाज में दलित भाई बहनों को अलग करने की यहाँ पर एक रणनीति चल रही थी। क्या लेकर आए साहब? पृथक निर्वाचन प्रणाली कि साहब अब दलितों को भी पृथक निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत जो है वो रखा जाएगा। डन। इतने में हमें देखने को मिलता है महात्मा गांधी नाराज हो जाते हैं। फिर बी आर अम्बेडकर साहब, हमारे प्यारे बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में एक समझौता होता है जिसे हम पूना समझौता के नाम से जानते हैं, जहां पर पृथक निर्वाचन प्रणाली को तो महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर साहब दोनों पूर्णतः हटा देते हैं और सामान्य आरक्षण की यहाँ पर बात हो जाती है। सामान्य आरक्षण की यहाँ पर बात हो जाती है। ये कौन सा समझौता था? तो इसको याद कर लो साहब, पूना समझौता। पूना समझौता किस किस के बीच में हुआ? तो अपने को याद रखना है साहब, बी आर अम्बेडकर साहब प्लस हमारे महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी। क्लियर है यहां तक बात? डन। अब आगे क्या करना है? आगे एक नया आंदोलन जो है वो पूर्णतः रूप ले रहा था। कौन सा था यह आंदोलन? ये था साहब 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। अब एक ऐसा आंदोलन था, देखो पहला आंदोलन हुआ असहयोग कि साहब अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। दूसरा आंदोलन कि साहब हम सविनय तौर पर अवज्ञा करेंगे, हम कानून को ही नहीं मानेंगे। अब तीसरा आंदोलन जो था वो पूर्णतः बढ़ चढ़ रहा था और इस टाइम पर महात्मा गांधी ने क्लियरली कह दिया था कि साहब अंग्रेजों भारत छोड़ो, और भारतीयों के लिए कह दिया था करो या मरो। अब देखते साहब 1942 का क्या घटना हुई। गांधी जी ने अपने विचारों को प्रचारित करने के उद्देश्य से हरिजन नामक एक समाचार पत्र निकाला। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने अंग्रेजों को भारत छोड़ो की यहां पर पूर्णतः चुनौती दे दी। यानी इससे तो उन्होंने सामाजिक उत्थान की बात करी जिससे समाज के अंदर पूर्णतः जुड़ाव बढ़ता जाए। साथ साथ में उन्होंने 8 अगस्त 1942 को हमें देखने को मिलता है कि अंग्रेजों को पूर्णतः कांग्रेस और महात्मा गांधी ने पूर्णतः भारत छोड़ो जाने की, मतलब भारत को छोड़कर चले जाने की पूर्णतः यहां पर चुनौती दे दी थी। इसी वजह से, क्योंकि ये 8 अगस्त को हुआ, इसी वजह से हमें देखने को मिलता है इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं। क्रांति भी कहते हैं। इसका कारण क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत से विदेशी सत्ता को अंत करना,
भारतीयों को सशक्त बनाना, सांप्रदायिक एकता स्थापित करना। गांधी जी ने यहाँ पर नारा दिया, करो या मरो का। अब ये नारा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब 1942 के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया? तो सब करो या मरो का। अंग्रेज ने सभी नेताओं को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया और आंदोलन को दबा दिया। अब अंग्रेजों ने क्या किया? एक ऑपरेशन चलाया। अपन कहते हैं ना, पुलिस एक ऑपरेशन चलाती है जिसमें गिरफ्तार करती है। एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन जीरो आवर। उसके अंतर्गत हमें देखने को मिलता है जितने भी नेता थे उनको पूर्णतः गिरफ्तार कर। अब आपको लगेगा सब नेताओं को गिरफ्तार कर लिया तो आंदोलन कमजोर पड़ गया था? नहीं, पहले आंदोलन जब होते थे तब ऐसी स्थिति आती थी, लेकिन अब एक के बाद एक नेता की चेन जो थी वो पूर्णतः बन चुकी थी। जब शुरुआत में मुख्य नेताओं को पूर्णतः गिरफ्तार किया गया तब अन्य नेताओं ने मोर्चा संभाला। उसके बाद जो यूथ था, यानी जो जवान पीढ़ी के लोग थे, उन्होंने पूर्णतः नेतृत्व संभाल लिया। एक अलग नेतृत्व हमें देखने को मिल रहा था कि अब लोग जो है वो भूमिगत होकर भी इस आंदोलन को पूर्णतः चला रहे थे, जैसे कि राम मनोहर लोहिया, जैसे कि जयप्रकाश नारायण, उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान देखने को मिल रहा है। जो स्थिति देखने को मिलती है सब 1942 के अंदर काफी बड़ा ये आंदोलन हुआ। अंग्रेजों को 1 साल लगता है इस आंदोलन को पूर्णतः दबाने के अंदर, 1 साल से भी ज्यादा समय लगता है इस आंदोलन को पूर्णतः दबाने को। अब अंग्रेज जो थे वो थोड़े बहुत प्रेशर के अंदर आ गए थे। अंग्रेजों की स्थिति और ज्यादा दयनीय कब हो गई थी? अंग्रेजों की स्थिति और ज्यादा दयनीय तब हो गई जब 1939 से लेकर और 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर, यानी सेकंड, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध ने उनकी कमर तोड़कर रख दी थी, कमर तोड़कर रख दी थी। अब अंग्रेजों के पास जो है वो कुछ मौका नहीं बचा था। हालांकि फिर भी वो क्रिप्स मिशन के अंतर्गत अगस्त ऑफर दे देकर वो भारतीयों को अपने साथ लेकर आने वाले थे, लेकिन इस बार भारतीय उनके सारे के सारे इरादों को जानते थे कि साहब ये हमारे साथ शोषण कर रहे हैं, इन्होंने पहले भी हमें धोखा दिया था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी धोखा दिया था, अब हम इन वापिस से इनकी बातों में नहीं आएंगे। अंग्रेज अब सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए एक प्लान लेकर आते हैं जिसको हम कहते हैं साहब कैबिनेट मिशन प्लान या फिर कैबिनेट मिशन योजना। 26 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत है। इस कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 3 लोग थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। ये तीनों के तीनों इसके सदस्य थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि सब कैबिनेट मिशन के सदस्य कब थे। कैबिनेट मिशन आया कब? तो सब 1946 के अंदर है, साल भी याद रखें। स्थिति क्या हुई सब? अब कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है कि एक तो सत्ता के हस्तांतरण की बात यहां पर की गई और सबसे इंपॉर्टेंट बात की गई कि साहब जो हमारा संविधान बनेगा उस संविधान के लिए संविधान सभा का यहां पर गठन किया गया। और ये गठन कौन करता है? तो भैया हमारे कैबिनेट मिशन के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो प्लान बना था कि साहब किस तरीके से चुनाव होंगे, संविधान सभा किस प्रकार होगी, वो कैबिनेट मिशन यहां पर देकर चल जाता है। नेक्स्ट हमें देखने को मिलती है अब माउंटबेटन योजना। अब लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो गवर्नर जनरल बन चुके थे और इसी स्थिति में हम देखते हैं कि 19 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा करी कि जून 1948 तक हम भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। अब यहां पर आप एक बात देखो, अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति परिवर्तन कैसे हो रहा है रवैये का कि साहब हम तो सत्ता ही डायरेक्ट दे रहे हैं। पहली बात तो द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर भारतीय हमें अंग्रेजों की स्थिति बड़ी दयनीय देखने को मिली थी। वो पूर्णतः जीते तो थे पर अमेरिका की मदद से। अब जो ताकत अंग्रेजों की रही थी, ब्रिटेन की रही थी, वो अपने आप में पूर्णतः कमजोर रह गई थी। एक दूसरा हमें देखने को मिला था कि लंदन के अंदर यानी कि ब्रिटेन के अंदर भी सत्ता परिवर्तन हो गया था। वहां पर एक पार्टी जो थी वो पूर्णतः ताकत में थी जिस पार्टी का नाम था लेबर पार्टी। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखो भाई, लेबर पार्टी। अब लेबर पार्टी के जो प्रधानमंत्री ब्रिटेन के लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली जो है वो पूर्णतः भारतीयों से मतलब उनका रुझान ये था कि साहब हाँ लेबर पार्टी से आते थे तो उनका रुझान ये था कि सब भारतीयों को सत्ता जो है वो मिलनी चाहिए। इस वजह से भारतीयों को सत्ता बड़ी मिली। और सब हमारे जो क्रांतिकारी थे, हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलनकर्ता थे, उनका डर जो था वो सबसे बड़ा कारण था। ये तो फिर भी छोटे कारण थे, वो सबसे बड़ा कारण था जिससे अंग्रेजों को सत्ता सौंपनी पड़ी। माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर यहां पर भेजा गया, गवर्नर जनरल या वाइस रॉय। 24 मार्च 1947 को माउंटबेटन ने कार्यभार संभाला, भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा देकर 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण कर दी और 15 अगस्त 1947 को भारत का स्वतंत्रता दिवस बनाया। हमें देखने को मिला कि माउंटबेटन ने एक प्लान बनाया जिसे माउंटबेटन प्लान के नाम से जानते हैं या फिर जिसे हम 3 जून प्लान के नाम से भी जानते हैं। अब इस प्लान के अंतर्गत देखा कि साहब सत्ता का हस्तांतरण कैसे होगा और साथ साथ में हमें देखने को मिला कि अब भारतीयों को स्वतंत्रता मिलेगी एक अधिनियम के अंतर्गत और उस अधिनियम का नाम था भारतीय स्वतंत्रता स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947।
1947, जिसके अंतर्गत हमें पूर्णतः यहाँ पर आज़ादी मिली। तो चलिए भाई, आज की क्लास यहीं तक ही। आशा करता हूँ आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे लगे होंगे। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहें और इन क्लासेस को निरंतर शेयर कीजिए। अंत में एक ही बात, भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।